Today we will discuss about atmospheric air circulation मॉडल। आज हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल के विषय में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में कई मॉडल संकल्पित किए गए हैं। A few models have been conceived in this regard. Number 1, unicellular atmospheric circulation model on non-rotating earth। पहला है बिना परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर एक कोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का मॉडल। दूसरा है यूनिसेलुलर मेरीडियोनल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल ऑन रोटेटिंग अर्थ। दूसरा मॉडल है परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर एक कोशिकीय देशांतरीय वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल। तीसरा है ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन मॉडल। तीसरा है त्रिकोशिकीय देशांतरीय वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल। चौथा है वेव थियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल, वायुमंडल के परिसंचरण का तरंग सिद्धांत मॉडल। और पांचवा है जनरल सर्कुलेशन मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण का सामान्य संचरण मॉडल। इसमें हम बिना परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर एक कोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि यह है हाइपोथेटिकल है, कल्पित है, अतः ये वास्तविकता से दूर है। हम आज केवल एक मॉडल डिस्कस कर पाएंगे, वह है यूनिसेलुलर मेरीडियोनल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल ऑन रोटेटिंग अर्थ बाय जॉर्ज हेडली। हेडली महोदय ने सन 1735 ईस्वी में ये प्रतिपादित किया कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर एक सेल यानी संवहनीय कोशिका का निर्माण होता है। जॉर्ज हेडली conceived in 1735 that one convective cell is formed on the rotating earth between equator and poles, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यून तापमान के कारण उच्च वायुदाब और दक्षिण में यानी भूमध्य रेखा के पास ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होने के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इस तरह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊष्मा ऊर्जा सरप्लस में होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा ऊर्जा डेफिसिट में होती है। इस तरह से धरातल पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट का अनुसरण करते हुए हवाओं का संचरण होता है। द एयर ब्लोज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स from high pressure area, that is from polar areas, to the low pressure area, meaning thereby equatorial area। हवा के इस संचरण में हेडली के अनुसार दो कारकों का प्रभाव होता है। टू फैक्टर अफेक्ट्स द विंड सर्कुलेशन एज पर रूल ऑफ जॉर्ज हेडली। नंबर 1, रोटेशन ऑफ द अर्थ। नंबर 2, रिजल्टेंट फोर्स और कोरियालिस फोर्स। पहला कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण, दूसरा कारक है
उससे उत्पन्न कोरियालिस बल, और इन बलों के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। According to this rule, Coriolis force, effect of Coriolis force and rotation of the earth, the winds are deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. इस तरह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में चलती हैं, और इनके विपरीत क्षोभ मंडल में विपरीत दिशा में हवाएं प्रवाहित होती हैं। The winds blow in opposite direction to the surface wind direction in the troposphere. अर्थात इस हैडली और ये बता दें आपको कि इस कोशिका का नामकरण हैडली कोशिका, हैडली सेल रखा गया है। तो इस हैडली सेल में धरातल पर बहने वाली चलने वाली पवन की दिशा के विपरीत क्षोभ मंडल में विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं। अर्थात अगर हम उत्तरी गोलार्ध को देखें तो उत्तरी पूर्वी धरातलीय व्यापारिक हवा के विपरीत क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में दक्षिणी पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर विपरीत दिशा में हवाएं प्रवाहित होती हैं। लेकिन हैडली महोदय ने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ इस कोशिका की सततता का प्रतिपादन किया है। But Hadley has postulated the continuity of this convective cell from equator towards the poles. बाद में चलकर के फेरेल महोदय ने कहा कि नहीं, ये कन्वेक्टिव सेल लगातार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ नहीं होता है, बल्कि बीच में भी कुछ और वायुदाब की पेटियां विकसित होती हैं। Later on, Ferrel suggested modification in unicellular circulation of atmosphere presented by George Hadley. According to Ferrel, there is no continuity of the convective Hadley cell from equator toward the poles, but there are also other pressure belts in between. उदाहरण के लिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और मध्य अक्षांशीय या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। फॉर एग्जाम्पल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर और मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट। इस तरह से फेरेल महोदय के अनुसार एक कोशिका न होकर के धरातल पर वायुमंडल में पवन संचरण में 3 कोशिकाएं होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की कोशिका का नामकरण हैडली कोशिका रखा गया है, और 30 अंश से 60 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली या निर्मित होने वाली वायु की कोशिका को फेरेल कोशिका नाम दिया गया है, और 60 अंश से 90 अंश के बीच में जो कोशिका विकसित होती है उसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। So there are 3 cells on the Earth's surface and in the atmosphere. Number 1 is Hadley cell in the tropical areas between 30 degree north and 30 degree south, and second is Ferrel cell that is between 30 degree and 60 degree latitude in both the hemisphere, and third is polar cells between 60 degree and 90 degrees in both the hemisphere. इस तरह से 3 कोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, and thus there are tricellular meridional circulation of the atmosphere. इस विषय में चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि यह तीसरी बार मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि बनाते समय वो वीडियो का साइज बड़ा हो जा रहा था और वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। थैंक यू।